अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीन एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को। और हम आपके लिए लेकर आ गए सिलसिला नॉवल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 50, जिसको आपके लिए तहरीर किया है हुमा कुरैशी ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 50 की तरफ। फरियाद, अब तुम्हारे पैर का जख्म कैसा है? वो रूम में आता नरमी से इस्तफसार या अंदाज में गोया हुआ था। बेड पर बरा जमान फरियाल ने निदामत से उसकी जानिब देखा, जो कल से खिंचा खिंचा खामोश सा था। मैं ठीक हूँ हैदर, तुम ये बताओ हम घर कब वापस जाएंगे? वो लैपटॉप उठाता सोफे पर पैर पसारकर आरामदेह अंदाज में बैठ गया था। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? अगर बोलो तो कल सुबह निकलते हैं। उसका लहजा हनूज नरम था, जबकि निगाहें लैपटॉप स्क्रीन पर मरकूज थीं। मैं कह रही थी कि बाहर चलते हैं, कल से मैं घर में हूँ, अब बोर हो गई हूँ। वो उसके लहजे का रूखापन महसूस करती बात घुमाकर अब बिला वजह तूल दे रही थी। शो, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो तो जैसे उसका फर्मा बरदार उसके हुक्म का ताबे था। झट लिड गिराता लैपटॉप साइड पर रख चुका था। उसकी एक एक कार्रवाई का बगौर जायज़ा लेती वो लब चबा गई। हैदर, तुम नाराज़ हो मुझसे? वो जब करीब आया तो वो उसका हाथ थाम कर मासूम सी निगाहें उठाए उससे तकने लगी, जो अब उसके फरेब में आने का इरादा नहीं रखता था। फरियाद, दो फरीकैन के माबैन नाराज़गी कायम करने के लिए किसी न किसी मज़बूत वजह का होना लाजमी है, और मेरे और तुम्हारे दरमियान ऐसी कोई वजह मौजूद नहीं कि मैं तुमसे नाराज़गी जाहिर करूं। लहजे की करवाहट पर उसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गई थीं। हैदर हैदर ने उसके हाथ नहीं झटके थे, मगर हौसला भी ना दिया था। बोलो फरियाद, तुम बताओ, आखिर क्या चाहती हो? जैसा तुम बोलोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। फरियाद ने नम निगाहों से उस सितमगर को देखा, जो तपती धूप में एक सायादार शजर जैसा था, जबकि वो अपनी नज़रें खिड़की से पार नजर आते पहाड़ों की दिलकशी पर मरकूज किए खड़ा था। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, वहाँ तो तुम लेकर जा नहीं रहे। वो शिकवा गुना लहजे में मुंह बसूर कर बोलती अपने आंसू बेदर्दी से रगड़ चुकी थी। चलो, तुम्हें बाहर लेकर जाता हूँ। वो सेकंड्स में उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा चुका था, जबकि वो ज़ेरे लब मुस्कुराती हुई उसके गले में मोहब्बत और चाहत से बाहें डालती अपना चेहरा उसके शेव ज़दा चेहरे के करीब कर गई थी। चले, एक नज़र उसके मुस्कुराते चेहरे पर डालता वो सपाट तासुरात के साथ बोला तो वो हौले से सर हिलाकर मुस्कुरा दी। जो यूं ही उसे गोद में उठाए कॉटेज की सीढ़ियां उतरता अब पक्की सड़क पर चलता हुआ दरिया की जानिब जाने लगा था। हैदर, मुझे पहाड़ों को करीब से देखना है। वो ज़रा लाड से बोली तो हैदर ने गहरी सांस फिजा की सुपर्द करके उसे एक तेज निगाह से नवाजा था, जबकि मुकाबिल की आंखों में एक मासूम सी इल्तिजा थी जिसे वो रद्द नहीं कर सका था। हमें वापस लौटने में काफ़ी रात हो जाएगी, और जब तक यहाँ सर्दी अपने उरूज पर जा पहुँचेगी, अभी भी वक्त है, सोच लो। बल्कि तुम्हें तो अभी से सर्दी लग रही है। वो उसका सुर्ख चेहरा देखकर तशवीश भरे लहजे में बोला, तो ये तुम्हारी जैकेट किस दिन काम आएगी? वो आईब्रो उठाए उसके लेदर की ब्राउन जैकेट पर शरारत से हाथ फेरती मुस्कराई। हैदर ने बगौर उसके बदले बदले तेवर देखे थे। तुम्हारा मतलब है मैं जिन का बच्चा हूँ? क्या मुझे सर्दी नहीं लगती? वो खश्म की निगाहों से घूर कर बोला तो वो हल्का सा कहका लगा उठी। तो क्या तुम मेरी खातिर ज़रा सी ठंड भी नहीं बर्दाश्त कर सकते? वो आंखें छोटी किए घूर कर बोली तो उसने महज घूरने पर इक्तफा किया। तुम नहीं सधोगी। वैसे तुम काफ़ी भारी हो फरियाद। चेहरे पर संजीदा तासुरात सजाए वो उसे छेड़ने की गर्ज से बोला था, जबकि वो तो तवक्को के ऐन मुताबिक बिदक गई थी। हैदर, मैं जस्ट 55 kg की हूँ। खबरदार जो तुमने मुझे मोटा कहा तो। वो तो तिल मिला कर ही रह गई थी। जस्ट 55? वो शरारत से मुस्कराया तो वो मज़ीद सीखपा हो गई थी, जबकि अब उसे यूं ही गोद में उठाए वो ट्रैक पर आ चुका था। तुम तो मुझे अभी से मोटी मोटी बोल रहे हो, शादी की कुछ सब बात तो मुझे देखोगे भी नहीं। वो रूहान सी हो गई थी। जाहिर सी बात है, अब बंदा सारी ज़िंदगी एक ही रोंदू शक्ल लड़की को तो देख देख कर नहीं गुजार सकता ना। वो भी कहाँ बाज आने वाला था।
तुम्हारा मतलब है जब तुम्हारा दिल भर जाएगा तो तुम उस फ्लोरा बांदरी जैसी कोई नहीं ले आओगे? वो आंखें बड़ी किए ज़रा मज़ीद उसके करीब होती, घूर कर अपना खदशा जाहिर करती बाज पुरस पर उतर आई थी। कोई मसला है क्या? वो शरारत से आंख मारकर बोला तो वो मुट्ठियों में उसके बाल जकड़ गई थी। हैदर, वो अब कहके पर कहके लगा रहा था, जबकि राह गुजर शख्सियात में से कोई नागवारी से तो कुछ लोग इश्तियाक से इस जोड़े को आंख भर कर देख रहे थे, जो एक साथ बेहद हसीन लग रहे थे। माला हमदानी को शर्जील अहमद के घर में क़याम किए काफ़ी दिन बीत चुके थे, मगर वो था कि न जाने किस किस्म की हरकतों में मुलव्वस था। बकौल मुलाजमीन अहमद साहब का बिजनेस दिन ब दिन क्राइसिस में जा रहा था, मगर वो था कि हर शय फरामोश के लापरवाह सा बिल्कुल मुतमईन था। माला बीबी खाना लग गया है। वो बालकनी में खड़ी अपनी ही सोचों में गुम थी कि उकुब से उभरती मुलाजमा की आवाज़ पर वो चौंक कर पलटी थी। शर्जील साहब आ गए? वो यूं ही पूछ बैठी थी, जबकि वो नफ़ी में सर हिला कर रह गई। नहीं मैडम, शर्जील साहब तो लेट आते हैं। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। वो उसको रवाना करती खुद भी उसके साथ ही नीचे आई थी। अहमद विला का ज़्यादातर हिस्सा तारीकी में डूबा हुआ था। ये वो घर था जहाँ उसका बचपन से आना जाना था। अहमद साहब और सानिया बेगम ने अपनी ज़िंदगी में इस घर की एक एक चीज़ को बहुत मोहब्बत और मान से सजाया था। वो सर झटकती डाइनिंग टेबल पर अकेली बैठी बहुत रग़बत से खाना नोश फरमाने लगी थी, जबकि अब हालात पहले से बदल चुके थे। अब हमा वक्त यहाँ मुलाजमिन की फ़ौज मौजूद नहीं होती थी। बहुत कुछ था जो वक्त के साथ साथ खामोशी से बदल गया था। शर्जील ने कहा था कि वो जबरान जहांगीर और उसकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है, मगर ना जाने क्यों अब वो मायूस होने लगी थी। जबरान न जाने कहाँ था, और उसकी बेटी, कितने दिन हो गए थे उसे अपनी बेटी को देखे हुए। अपने ख्यालों में गुम वो खाना मुकम्मल करती सीढ़ियाँ चढ़ती शर्जील के रूम में आ गई थी। दरवाज़ा खुलते ही तारीकी में डूबे कमरे ने उसका इस्तकबाल किया था। खिड़कियों के खुले पटों की बाइस तेज़ हवा से लहराते पर्दों के साथ छनकराती चांद की दूधिया रोशनी की वजह से कमरे में ज़रा उजाला सा बिखर गया था। वो कदम उठाती नज़दीक चली आई। दीवार पर लगे बोर्ड पर हाथ मारा तो पूरा कमरा रोशनी में नहा गया था, मगर सामने नज़र जाते ही उसकी हैरत की इंतहा न रही जब बेड के पीछे लगे लार्ज साइज फ़ोटो फ्रेम में शर्जील और फरियाल की शादी की तस्वीर को जगमगाते देखा। वो हैरान परेशान सी धीरे से कदम उठाती नज़दीक आई थी। वो शौक में थी या फिर जलन महसूस कर रही थी, ये वो खुद भी नहीं जानती थी, क्योंकि दूसरी जानिब नज़र जाते ही वो मज़ीद हैरानगी के समंदर में गौताज़न हो गई थी कि कमरे में हर जगह सिर्फ फरियाल की तस्वीर मौजूद थीं। एक मखसूस दीवार पर सिर्फ शर्जील और फरियाल की तस्वीरें ही मौजूद थीं। आँखों से कब आंसू निकलकर रुखसारों पर बह निकले थे उसे खबर ही ना हुई थी। बहती आँखों समय थी, धीरे धीरे से कदम उठाती वो उन तस्वीरों के नज़दीक आई थी। ना महसूस अंदाज में उन्हें छूकर देखती वो सिसक उठी थी, जिसे बर्बाद करने की खातिर, शर्जील से दूर करने की खातिर उसने अपनी ज़िंदगी तक तबाह कर डाली थी। वो तो पूरे हक से अब तक शर्जील अहमद के दिल और हवासों पर बुरी तरह से छाई हुई थी। क्यों फरियाल अंसारी, तुम क्यों मेरे और शर्जील के दरमियान रुकावट बन गई? क्यों बर्बाद किया खुद को भी और मुझे भी? आखिर क्यों फरियाल? शिद्दतों से बिलखती दीवार पर हाथ मारकर उसकी कितनी ही तस्वीरों को फर्श पर बिखेर गई थी। फरियाल के चेहरे पर खिलती पुरसुकून मुस्कुराहट और शर्जील की कुर्बत के रंग उसे हमेशा मुकम्मल और ख़ूबसूरत बनाते थे, जबकि वो हमेशा से अधूरी और अनचाही थी। काश कि तुम्हें भी किसी से मोहब्बत हो फरियाल, और वो तुम्हें बिल्कुल उसी तरह ठुकरा दे जिस तरह शर्जील अहमद ने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। रस्सी जल गई थी, मगर बल अभी तक नहीं गया था। मोहब्बत का गम था कि हर बार नए सिरे से तकलीफ से दुचार करता था। अब बाल मुट्ठियों में जकड़े वो ज़मीन पर बैठी अपनी कमाईगी पर मातम करना थी कि जब ही मुलाजमीन पर शर्जील की चिंघाड़ती हुई आवाज़ सुनकर वो तेज़ी से अपने आंसू पोंछती नीचे भागी थी, जहाँ वो गुस्से से पागल हुआ न जाने क्यों चिल्ला रहा था। महमूद साहब,
یہ فریال اور حیدر کب تک واپس آئیں گے؟ سائمہ دورانی بیڈ پر نیم دراز یوں ہوئی پوچھ بیٹھی تھی۔ بھائی جب ان کا دل چاہے گا، وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولے تھے۔ مگر پھر بھی یکدم سے گھر خالی ہو گیا۔ رمشا کی بھی اتنی اچانک رخصتی کر دی آپ لوگوں نے؟ مجھے تو گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، وہ اپنی دلی حالت بیان کرنے لگی تھی۔ تو بھائی آپ بھابھی کے پاس چلی جایا کریں۔ وہ اپنی کتاب سائڈ پر رکھتے اب باقاعدہ ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ میرا اور بھابھی کا ٹائم ایسے ہی گزرتا ہے، مگر اب ہمیں اپنے بچوں کی یاد آ رہی ہے بھائی، وہ ذرا خفگی سے بولی۔ یاد تو مجھے بھی بہت آ رہی ہے، مگر خیر ہے، یہی دن ہیں بچوں کے، ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے دیں۔ وہ ہولے سے مسکرائے جب ہی کوئی دروازہ نوک کرتا روم میں داخل ہوا تھا۔ برخوردار، آج کیسے یاد آ گئی ماں باپ کی؟ محمود صاحب اپنے دوسرے لاڈلے کو دیکھ کر مسکرا کر ذرا طنزیہ انداز میں بولے تھے، جو ہو بہو حیدر دورانی کی کاپی تھا۔ اونچا دراز قد، جاذب نظر نین نقش اور براؤن آنکھوں میں ہمہ وقت پنپتی شرارت۔ وہ کچھ روز قبل ہی لندن سے لوٹ کر واپس آیا تھا۔ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ کچھ عرصے وہیں ٹھہر گیا تھا۔ بس ویسے ہی آپ یہ بتائیں کہ رمشا آپی اور حیدر بھائی کب واپس آ رہے ہیں؟ میں اتنے سالوں بعد واپس آیا ہوں اور یہاں کوئی موجود ہی نہیں ہے میرے استقبال کے لیے۔ میں تو بور ہی ہو گیا ہوں۔ وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر ذرا نروٹھے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو کیا خیال ہے برخوردار، آپ کی بوریت کو دور کرنے کا مستقل انتظام نہ کر دیں؟ محمود صاحب کے معنی کے اس جملے پر وہ رخ پلٹتا ان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ بابا، نیکی اور وہ بھی پوچھ ناٹ بیڈ۔ وہ شرارت سے گویا ہوا تو محمود صاحب کہہ کر لگا اٹھے، جبکہ سائمہ بیگم نے اس کے سر پر ایک چپت رسید کی تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آ رہی ہوگی۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کہانی کیا ٹویسٹ لینے والی ہے۔ تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔